नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं यश ठाकुर आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है जैव भू रासायनिक चक्र। हमने पारिस्थितिकी तंत्र के घटक तो देख लिए थे, उसके बाद में हमने चर्चा की थी ऊर्जा प्रवाह के बारे में। ऊर्जा का 10% का नियम ये कहता है कि हर पोषण स्तर पर ऊर्जा की मात्रा 10% ही पहुंच पाती है। और आज हम लेके आए आपके लिए जैव भू रासायनिक चक्र। जितने भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर बात करें, चाहे जैविक घटक की बात करो या अजैविक घटक की बात करो, उसमें सबसे महत्वपूर्ण पहलू कोई आता है तो वो जैव भू रासायनिक चक्र है। क्योंकि बिना चक्रण के, बिना किसी एक ऊर्जा को, मान लीजिए हम एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में पहुंचा रहे, ऊर्जा खाद्य पदार्थ के रूप में पहुंचती है और वो जो चीज आगे पहुंच रही है उसको वापस रिसाइकल करके उसी जगह लाना, वही जैव भू रासायनिक चक्र है। यदि मान लीजिए इसको संधि विशेष करके हम देखें तो जैव भू रासायनिक चक्र, जैव का मतलब होता है जीव, भू का मतलब हो गया जमीन या भूमि, और रासायनिक चक्र अर्थात रसायन। तो जीवों का जमीन से संबंधित रसायन, अर्थात हम सभी जानते हैं कि हमारा मानव शरीर पंचभूतों से मिलकर बना है। तो हम यदि पौधों से पोषक तत्व प्राप्त कर रहे हैं, वह पहुंच रहा है मनुष्य में या प्राणी के अंदर, और प्राणी से वापस वह उसकी मृत्यु के पश्चात या अपघटन के द्वारा, जो भी हमने सूक्ष्म उपभोक्ता के बारे में चर्चा की थी, उनके द्वारा वापस उसको प्रकृति के अंदर मिला दिया जाता है। तो यह चक्र एक रिसाइकल के रूप में चलता रहता है। हम इसकी परिभाषा के रूप में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जैव भू रासायनिक चक्र जो होता है, प्रकृति के अंदर पोषक तत्व उत्पादक से उपभोक्ता में होते हुए वापस प्रकृति के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं वह कहां पहुंच रहे, उत्पादक से उपभोक्ता में वापस जो होते लौटते हैं। अर्थात पोषक पदार्थों का जीवों या भूमि के माध्यम से होकर चक्रीय भ्रमण, यहाँ शब्द पे ध्यान देना, चक्रीय भ्रमण, चक्र के रूप में वापस लौटना, चक्रीय भ्रमण होने की क्रिया जैव भू रासायनिक चक्र कहलाती है। हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लीजिए जो भी प्लांट्स होते हैं, उन प्लांट्स ने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बना दिया और उन भोजन को ग्रहण करने वाला हो गया मान लीजिए कोई भी प्राणी। किसी प्राणी ने उस भोजन को ले लिया, जब प्राणी की मृत्यु हो गई तो मृत्यु होने के पश्चात अपघटक जीवों ने उनका अपघटन कर दिया और वापस आकर के वह मिल गए मृदा में, और मृदा को अंदर जितने भी पोषक तत्व होते उसको वापस ले लिया प्लांट्स ने। तो हमने देखा कि जो भी मृदा से पोषक तत्व प्लांट ने लिए, उन्हीं पोषक तत्वों को लेकर के उस प्लांट ने प्राणी को दे दिया, प्राणी से वह अपघटन के द्वारा वापस मृदा में चले गए, मृदा से वापस प्लांट में। तो एक साइकिल चलता पूरा, और इस साइकिल को हम जो होता है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यह ऊर्जा प्रवाह की बात करें, चाहे जैविक और अजैविक घटकों के संबंध की बात करें, सभी का संबंध सीधा जैव भू रासायनिक चक्र से होता है। हम बात करें जैव भू रासायनिक चक्र को हम दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट ऑप्शन होता है गैसीय और दूसरा होता है अवसादीय या तलछटीय। जो भी जैव भू रासायनिक चक्र पढ़ते हैं तो उस जैव भू रासायनिक चक्र के अंदर दो चीजें चलती है। एक तो गैसीय, ऐसे तत्व जिनका चक्रण गैसीय रूप में होता है, जैसे ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस। तो ऐसे तत्व जिनका चक्रण गैस रूप में होता है उसको हम कहते हैं गैसीय चक्रण, और जिनका चक्रण जो होता है वह अवसाद के रूप में अर्थात चट्टानी रूप में होता है, पदार्थों के रूप में होता है, उसको हम कहते हैं अवसादी चक्रण। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे गैसीय चक्रण के अंदर। यहां पर देखा गैसीय चक्रण में ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का चक्रण, कार्बन का चक्रण और नाइट्रोजन का चक्रण जो होता है वो गैसीय चक्रण कहलाता है। जबकि एस का मतलब होता है सल्फर, सल्फर का चक्रण, और पी का मतलब फास्फोरस। तो सल्फरस और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस का जो चक्रण होता है वह कहलाता है अवसादी चक्रण। तो आज हमारा चर्चा का फर्स्ट पहला बिंदु रहेगा कार्बन ऑक्सीजन का चक्र। कार्बन और ऑक्सीजन को हमने साथ में इसलिए लिया कि हम जानते हैं कि श्वसन के अंदर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। आपने लिए ऑक्सीजन और निकाला कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन जुड़ा, वह कार्बन डाइऑक्साइड गया प्लांट के पास में, और प्लांट ने प्रकाश संश्लेषण के अंदर उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के भोजन के अंदर जब भोजन का निर्माण किया तो साथ में ऑक्सीजन गैस को उप उत्पाद के रूप में निकालते हैं और वही ऑक्सीजन हम वापस ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जो होते हैं एक सिक्के के दो पहलू है, दोनों साथ में ही चलते, इसलिए दोनों की स्टडी भी साथ में ही करनी पड़ेगी। देखिए आगे आप सभी जब भी वीडियो देखिए उसको पूर्ण एंजॉय के साथ में और विज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। विज्ञान ऐसी विषय जिसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो इसके अंदर कठिन से कठिन प्रश्न भी सरल होता है, और यह जो होता है नंबर मेकिंग के अंदर हमें ज्यादा से ज्यादा अंक हासिल कर रहे हैं तो आसानी से किए जा सकते हैं। आपने सुना ही होगा कि पूर्ण 100% नंबर हमें विज्ञान में और मैथ्स में प्राप्त होते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी सफलता के लिए इस विज्ञान विषय का श्रेय जरूर जाएगा। तो कृपया आप ध्यान से इसको सुने और समझे।
और कोई भी दिक्कत आए आपको तो आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखिए आगे ऑक्सीजन और कार्बन चक्र की बात करें, ऑक्सीजन कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन को हमने O2 से लिख दिया, कार्बन को लिख दिया C से। तो इस ऑक्सीजन और कार्बन चक्र के अंदर हम देखें तो सबसे पहले प्लांट्स के ऊपर हम जा रहे हैं, देखना ध्यान से आप सभी। प्लांट्स जो होता है, पादप जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उस प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड को बदला ऑक्सीजन में। तो हमने लिख दिया वायुमंडलीय ऑक्सीजन और साथ में लिखा जलीय ऑक्सीजन। यहाँ पे जलीय ऑक्सीजन का तात्पर्य क्या होता है, आप थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिए। हम सभी जानते हैं कि जो जीव जल में रहते हैं, जैसे कि मछली अपने श्वसन की क्रिया को करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करती है। अब उसको ऑक्सीजन कहां से मिलेगा? हम ये सोचे कि मछली डुबकी लगाए, बाहर आकर के ऑक्सीजन ले, वापस डूब जाए, फिर डुबकी लगा के अंदर जाए और वापस बाहर आ जाए और फिर बाहर से ऑक्सीजन लेके फिर डूब जाए। तो ऐसा बार बार कब तक करेगी? वास्तव में जब ऑक्सीजन लेने की बात करें तो जो भी जलीय जीव होते हैं वह ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो होती है जिसको हम बीओडी कहते हैं, उस वैल्यू के अंदर जल में जितनी भी ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होगी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा जितनी अधिक होती है वह जल उतना ज्यादा प्योर और शुद्ध कहा जाता है। अब हम देखें कि जो जलीय जीव होते हैं वो क्या करते हैं, गलफड़ों या गिल्स के द्वारा पानी को साथ प्रवाह करते हैं और उस पानी के प्रवाह में जो भी घुली हुई ऑक्सीजन होती है वह ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी ऑक्सीजन जो जल में होता है उसको हम बोलते हैं जलीय ऑक्सीजन, और जो हम ग्रहण कर रहे हैं वायुमंडल वाली वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखना प्लांट्स ने जो होता है वहां पर दो चीजें बनाई, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन और साथ में बनाया जलीय ऑक्सीजन। अब आप कहोगे कि प्लांट ने वायुमंडलीय ऑक्सीजन कहा, वो तो हमें समझ में आ गया कि प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडलीय ऑक्सीजन बन गया। जलीय ऑक्सीजन प्लांट ने कैसे बनाया? तो आप सभी ये भी जानते होंगे कि कुछ पादप ऐसे जो जलीय होते हैं जिसको हम कहते हैं जलोद्भिद पादप। ऐसे पादप जिनका जीवन जल में चलता है, जलमग्न रूप में चलता है, जल के अंदर रहते हैं, वह जलोद्भिद पादप होते हैं। वह जल के अंदर रहकर भी सूर्य का प्रकाश तो पहुंचता ही है, तो वहां रह करके क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वह निश्चित रूप से भोजन के साथ साथ में ऑक्सीजन को छोड़ेंगे और वो ऑक्सीजन जल के अंदर घुलती जाएगी, जिसको हम कहते हैं जलीय ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वायुमंडलीय और जो जलीय ऑक्सीजन बना, इस वायुमंडलीय और जलीय ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में ग्रहण किया किसने? जंतु ने। जंतु जो होते हैं वह श्वसन के रूप में, एक बार आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए जो भी जंतु होते हैं वह इस वायुमंडलीय ऑक्सीजन या जलीय ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे और श्वसन के रूप में करेंगे। जब भी श्वसन की प्रक्रिया करनी होती है तो जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो जीव ने ऑक्सीजन ले ली। अब इस ऑक्सीजन को जीव वापस कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड में। आप श्वसन के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हो, निकाल क्या रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाली है उस कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने लिख दिया वायुमंडलीय और जलीय कार्बन डाइऑक्साइड। जल में रहने वाले जंतु जो होते हैं वो जलीय कार्बन डाइऑक्साइड, स्थल पर रहने वाले जो होते हैं वो हम कहेंगे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और इसको वापस लेने का काम करते हैं प्लांट्स। तो ये एक चक्र हो गया। हम इस चक्र को हम बहुत सारे रूपों से देखेंगे, जैसे खाद्य श्रृंखला के अंदर एक ही श्रृंखला थी, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। अब यदि मान लीजिए हम बहुत सारे प्राथमिक उपभोक्ता को ले, बहुत सारे द्वितीयक उपभोक्ता को ले, तो हम बनाते खाद्य जाल। तो यहाँ हम यदि इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, जैव रासायनिक चक्र पढ़ रहे हैं, तो हमें किसी एक जीव को लेकर नहीं चलना है, हम खाद्य जाल के रूप में इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर वायुमंडलीय और जलीय CO2 बना। अब इस वायुमंडलीय और जलीय CO2 को वापस ग्रहण किया प्लांट्स ने। कौन कौन से प्लांट्स होंगे इसमें? जलीय पादप और साथ में स्थलीय पादप, दोनों ने मिलकर ग्रहण किया और यह हमारे सामने एक साइकिल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट साथ में देखिए हमने लिखा है यहाँ पर ये जो श्वसन हो रहा है, तो इस वायुमंडलीय जलीय श्वसन को, जो भी वायुमंडल जलीय ऑक्सीजन होता है उसको श्वसन के रूप में जंतु भी ग्रहण कर रहे हैं और साथ में एक जो चेन आती है वो प्लांट की तरफ भी आती है। बहुत सारे बच्चों को यदि पूछा जाए कि प्लांट्स जो होते हैं वो श्वसन के अंदर कौन सी गैस लेते हैं, तो सभी CO2 बोलते हैं, परंतु वास्तव में गलत है। पादप या प्लांट भी श्वसन के अंदर, वो भी सजीव हो गया, और जितने भी सजीव हैं वह श्वसन के अंदर ऑक्सीजन गैस का ही उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर प्लांट भी जो होता है श्वसन में ऑक्सीजन का ही उपयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड को लेना तो प्रकाश संश्लेषण है, न कि ऑक्सीजन है, दोनों अलग अलग चीजें होती है। तो यहाँ पर इसके अंदर प्लांट जो होते हैं उन्होंने भी उस वायुमंडलीय ऑक्सीजन या जलीय ऑक्सीजन को श्वसन में ग्रहण कर लिया। कुछ बैक्टीरिया होते हैं सूक्ष्म जीव, वह उस ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और विघटन की क्रिया करते हैं। कुछ बैक्टीरिया मिलकर के ऑक्साइड बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया मिलकर के सल्फेट बनाते हैं, और कुछ जो होते हैं वह नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। तो नाइट्रेट का बनना, सल्फेट का बनना जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती, तो यह बैक्टीरिया जो होते हैं जिसे हम कहते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु, हम आगे पढ़ेंगे। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु वे होते हैं
जो वायुमंडल के नाइट्रोजन को ग्रहण करके खाद में या नाइट्रेट में बदल देते हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो ऐसे जीवाणु जो होते हैं वह उस ऑक्सीजन को, वायुमंडल के ऑक्सीजन जो होता है नाइट्रोजन के साथ में ऑक्सीजन भी लेंगे तभी नाइट्रेट बनेगा, क्योंकि नाइट्रेट का सूत्र होता है NO3 तो इसको बनाने के लिए नाइट्रोजन भी लिया और ऑक्सीजन भी लिया। तो ऑक्सीजन जो चक्र होता है उसमें ऑक्सीजन का एक जो पार्ट होता है, थोड़ा सा पार्ट जो होता है यहाँ पर भी चला जाता है। नेक्स्ट देखिए, साथ में यहाँ पर हमने देखा कि जो भी प्लांट्स होते हैं और जो भी ऑक्सीजन बना रहे प्लांट्स, उसको जंतु ने लेकर के उसके अंदर वायुमंडलीय CO2 बना दी। एक यहाँ पर शाखा चल रही है दहन के रूप में। दहन का तात्पर्य होता है जलना। यदि हम किसी भी चीज को हम कहते हैं आग जलाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन। आग बुझाने वाली गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। आप देखा कि बहुत सारे हॉस्पिटलों में एक लाल लाल टंकी सी पड़ी होती है साइड में, जिसके अंदर जो गैस भरी होती है उसके अंदर हम यूज करते हैं, गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो आग बुझाने का कार्य करती है। मैंने दहन लिखा है और दहन का तात्पर्य होता है जलाना, और जलाने के लिए हम जिस गैस की बात कर रहे हैं वो कौन सी होगी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो होता है वो जलेगी तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होगी। और यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उस कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत सी बार कार्बोनेट या कार्बन की यौगिकों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3 तो यहाँ देखिए कार्बन भी और ऑक्सीजन भी होती है। तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको बहुत सी बार कार्बोनेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं और बहुत सी बार कार्बनिक यौगिक भी बनते हैं। कार्बन यौगिक के अंदर आपने देखा होगा जैसे मेथेन है CH4। दलदल में उपस्थित जो गैस होती है कौन सी होती है? मेथेन। गोबर गैस के अंदर कौन सी होती है? मेथेन। तो यह जो मेथेन बनता है इसमें भी कार्बन होता है, तो उस कार्बन का उपयोग यहाँ पर भी कर दिया जाता है। अब हम नेक्स्ट साइकिल की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन चक्र। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जितने भी दाल कुल के पौधे होते हैं, आपने सभी ने सुना होगा कि पुराने जमाने के जो बुजुर्ग लोग होते हैं वह बातें करते हैं कि भाई फसल को बदल बदल कर बोना चाहिए। आपने गेहूं की फसल की, अच्छी बात है। गेहूं के बाद में हमें चने की फसल, मूंग की फसल, सोयाबीन की फसल, इस प्रकार की दाल कुल की फसलों का उपयोग करना चाहिए। अब दाल कुल की फसलों का उपयोग क्यों करते हैं? दाल कुल की फसलें ऐसी फसलें होती है जिनकी जड़ों में मान लीजिए मैं दाल कुल की फसलों की बात करूं, जमीन के अंदर की पार्ट्स की बात कर रहे हो, तो उसकी जो जड़ होती है जड़ों में बहुत सारी गांठें होती है और उस गांठों के अंदर जो भी जड़ में गांठ होती है जिसको हम वैज्ञानिक शब्द प्रयोग करें तो उसको बोलते हैं ग्रंथियां। और ये जो ग्रंथियां होती हैं दाल कुल के पौधों की जड़ों की गांठें या ग्रंथियां जो होती हैं उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। यह प्रश्न पीएम के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि दाल कुल की पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। तो हमारा एग्जाम तो छोटे स्तर का, तो आसानी से ये प्रश्न भी आ सकता है कि दाल कुल की जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है, ग्रंथियों के अंदर राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और यह राइजोबियम जीवाणु जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन अर्थात नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच करके नाइट्रेट या नाइट्रेट में बदलना कहलाता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो उसको बदलने की क्रिया राइजोबियम के द्वारा की जाती है। तो इसलिए जो बुजुर्गों को कहना है कि दाल कुल की फसलों को बोना, फिर आप जो सब्जी खाद्यान्न वाली फसलों को बोना, तो इस प्रकार से हम यदि चक्र करेंगे तो हमारे मिट्टी की उपजाऊता नष्ट नहीं होगी। लंबे समय तक मिट्टी हमारी धरोहर होती है जो हमें प्राप्त हो और हमें आने वाली संतति को प्रदान करनी होती, तो यह प्रक्रिया आसानी से अपनाई जा सकती है। तो हमें फसल चक्र अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में यही देखेंगे। नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? देखिए, सबसे पहले भूमि सतह की बात करें, हमारे जमीन के बारे में। जमीन के अंदर जो होता है कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जैसे राइजोबियम, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं अर्थात वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींचेंगे। जीवाणु कहां पर है? भूमि के अंदर, परंतु वह वायुमंडल की नाइट्रोजन को खींच करके उसको किसमें बदल देंगे? नाइट्रेट में या नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में। तो यहाँ पर जो होता है इस भूमि सतह के जो जीव होते हैं उन्होंने नाइट्रोजन के सरल यौगिक बना दिए और वह सरल यौगिक जो होते हैं वह वापस में जो भी नाइट्रेट युक्त या नाइट्रेट बना उन सरल यौगिकों को मृदा में मिला दिया। यहाँ पे जो बीच की पट्टी थी पूरा लेवल यह मृदा को इंगित कर रहा है। ये भूमि सतह मृदा, ये पूरा जो लाल लाल रेड पट्टी है वह भूमि सतह के लिए मैंने इंगित कर रखी है, आपके समझने के लिए सुविधा हो जाएगी। तो ये नाइट्रोजन के सरल यौगिक बने। अब ये नाइट्रोजन के सरल यौगिक किसे मिल गए? भूमि के अंदर। अब कुछ जीवाणु ऐसे जो उल्टा काम करते हैं, हर जगह देखना आप, कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो किसी कार्य को अच्छा करने के लिए बढ़ावा देंगे और कुछ ऐसे लोग भी रहेंगे जो उस कार्य जो अच्छा हो रहा है उसको नकारात्मकता की ओर ले जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना यहाँ पर जो विनाइट्रीकरण का तात्पर्य होता है नाइट्रीकरण जो हुआ है उसका जस्ट उल्टा प्रोसेस, जस्ट उल्टा। तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे विनाइट्रीकरण। तो विनाइट्रीकरण के अंदर क्या होता है कि जो भी यहाँ पर इस नाइट्रोजन के सरल यौगिक बने उसको वापस नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। पहला काम हमने क्या किया था?
नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला, अर्थात नाइट्रोजन वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला, तो वो हो गया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। वो अच्छे जीवाणु है। कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं कि जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हमने नाइट्रेट में बदला, उस नाइट्रेट को वापस लेकर के नाइट्रोजन में बदल देंगे, उल्टा कार्य करेंगे। जो बनी हुई खाद होती है उसको वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जो होते हैं वो कहलाते हैं विनाइट्रीकारक जीवाणु। तो विनाइट्रीकारक जीवाणु के इन्होंने वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदल दिया। अब ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन वापस नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा किसमें बदल दी? भूमि सतह के अंदर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गई। तो यहां आप देखिए, सबसे पहला हम चर्चा करें यहां से, वायुमंडलीय नाइट्रोजन है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा किसमें बदला? भूमि सतह के अंदर नाइट्रेट में, NO3- नाइट्रेट बदल दिया। अब यह नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन के सरल यौगिकों में बदल गया, और यह सरल यौगिक बनने के बाद में फिर से भूमि के अंदर ही रहेगा, और भूमि के बाद में विनाइट्रीकरण जो जीवाणु होते हैं, उल्टा कार्य करने वाले जीवाणु ने इसे वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदल दिया। ये चक्र चल रहा है। अब आप सोचा कभी कि जो भी हमने कहा दाल कुल के पौधे, आपने सुना होगा कि दालों में मैक्सिमम प्रोटीन होता है। किसी के अंदर प्रोटीन की कमी हो रही है, मान लीजिए क्वाशोरकार मेरास्मस जो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से उससे पीड़ित है, तो डॉक्टर ये सलाह देता है कि आप प्रोटीन युक्त भोजन का उपयोग करें। हमारे शाकाहारी भोजन में सोयाबीन जो होता है वो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत माना जाता है। तो हम कहेंगे कि कुछ पार्ट ऐसा होता है नाइट्रोजन का, जब भी प्रोटीन बनानी है तो प्रोटीन बनाने के लिए जिस तत्व की आवश्यकता होती है वह तत्व है नाइट्रोजन, वह तत्व नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन का कुछ जो पार्ट होता है, सम पार्ट वहां पर चला जाएगा। कैसे वो देखिए आप, मान लीजिए ये जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन लिखा है, उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पादपों ने बदल दिया प्रोटीन में। तो सोयाबीन के अंदर मान लीजिए प्रोटीन चला गया। अब सोयाबीन को खा लिया हमने, तो वो प्रोटीन चला गया जंतु में, प्राणी भोजन के रूप में ग्रहण करके उसके अंदर जंतु में प्रोटीन चला जाता है। परंतु जब जंतुओं ने अपने अंदर प्रोटीन ग्रहण किया है, उस प्रोटीन से शरीर की बॉडी की मरम्मत विकास होता है, परंतु हमारी मृत्यु के पश्चात या हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके साथ कुछ मात्रा में प्रोटीन निकलेगा, तो उसका अपघटन होता है और वापस नाइट्रोजन के सरल यौगिक बन जाते हैं जो मृदा में आकर के मिल जाते हैं। बहुत सी बार प्लांट्स के पार्ट का जो होता है वह भी अपघटन होगा और उससे भी सरल पदार्थ जो होते हैं वह मृदा में आकर के मिल जाते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सोयाबीन की जड़ों में गांठें हैं, उन गांठों में जो जीवाणु होगा उसने किया नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के बाद में वह बदल गया किसमें? नाइट्रेट में। और उस पादप ने उस नाइट्रेट जो था उसको ग्रहण करने के बाद में वहां से जड़ों के अंदर जो गांठें हैं उसके द्वारा उस नाइट्रेट को ग्रहण किया और वहां से बना दिया प्रोटीन युक्त भोजन। अब सोयाबीन के अंदर बन गया प्रोटीन युक्त भोजन। आपने सोयाबीन के प्रोटीन युक्त जो भोजन है उसको ग्रहण किया तो वह प्रोटीन किस में चला गया? आप में। तो हमारा जो बॉडी के अंदर प्रोटीन जाता है, जो हमारे बॉडी की डेवलपमेंट, मरम्मत और विकास करता है, और उस विकास के बाद में हम चर्चा करें, उस विकास के बाद में हमारे मृत्यु के पश्चात या हमारे अपशिष्ट पदार्थों के द्वारा वह प्रोटीन जो होता है वायुमंडल में मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जितने भी प्रक्रिया चलती है साइकिल के रूप में चलेगी और हमारा अपघटन होकर के नाइट्रोजन के सरल यौगिक बने, जो सरल यौगिक विनाइट्रीकारक जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन के अंदर जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं और यह चक्र चलता रहता है। तो हमने दो चक्र अभी देखे। सबसे पहला कौन सा था? अभी ऑक्सीजन और कार्बन चक्र। आप में इसमें जो ऑक्सीजन कार्बन चक्र चलता है इसमें मुख्य कॉम्बिनेशन होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। यह मैक्सिमम उसी में चलता रहता है। आप सभी जानते हैं, मैंने ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन को दे दिया, तो ये एक बेसिक चक्र उसमें चलता है। और यह जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे? हमारे सूक्ष्म जीवों पर, अपग्रहित जीवों पर। एक बात आप सभी ध्यान रखना कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की जरा भी कमी नहीं है। वायुमंडल में कुल उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। हमारी प्रकृति के अंदर सभी गैसों में 78% तो होती है नाइट्रोजन, परंतु वह नाइट्रोजन हमारे पेड़ पौधों के लिए उपयोगी नहीं है। गैसीय रूप में उपस्थित 78% नाइट्रोजन प्लांट्स को प्राप्त नहीं होती। अब आप कहोगे कि प्लांट्स को प्राप्त नहीं होती तो कैसे प्लांट्स प्राप्त करें? तो उसको प्राप्त करने की श्रेय जो होता है, या हम कहें उसको प्राप्त करने की क्षमता जो होती है वह दलहनी पौधे अर्थात दाल कुल के पौधों के अंदर ही पाई जाती है। दाल कुल के पौधे क्या करते हैं? उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण करके उसको नाइट्रेट या खाद में बदलते हैं। आपके लिए रिएक्शन भी मैंने दे रखी है। सबसे पहले लिखा वायुमंडलीय नाइट्रोजन। इस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को हमने जो नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया होता है, इस नाइट्रोसोमोनास जीवाणु के द्वारा बदला गया है नाइट्राइट में, NO2- नाइट्राइट में कन्वर्ट किया गया और वह नाइट्रेटोबैक्टर जो होता है नाइट्रोबैक्टर के द्वारा वापस नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। अब प्लांट्स जो होता है ना, किसी भी पोषक तत्व को ऐसे खुली अवस्था में नहीं लेता,
प्लांट के लिए भी अवशोषण के योग्य होना चाहिए पोषक तत्व। वायुमंडल में नाइट्रोजन बहुत सारी है, हम सोचे प्लांट तो ले लेगा वैसे, अरे ऐसे ही ले लेता तो हम Na2CO2 अर्थात यूरिया क्यों डालते, हम डीएपी क्यों डालते, डायमोनियम फॉस्फेट। आप सभी खाद का उपयोग करते हो, पोषक पदार्थों का उपयोग प्लांट्स के लिए करते हो, इसीलिए करते हैं कि प्लांट्स जो होता है इसको सीधे एनवायरमेंटल से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हम चाहते हैं उसको अवशोषित करे, तो इसके लिए जरूरी है उसको खाद में बदलना। तो कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को सीधे नाइट्रेट में बदल करके उसको प्राप्त कर सकते हैं, परंतु प्लांट में वह जो क्षमता होती है वो सूक्ष्म जीवों की वजह से होती है, जीवाणु की वजह से होती है, जिसके नाम आपको मैंने बता ही दिए। फर्स्ट हमने नाम बताया राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोजन को नाइट्राइट में और नाइट्राइट से नाइट्रेट में बदलने का नाइट्रोबैक्टर, यह जो होते हैं जीवाणु हमारे लिए कार्य होते हैं। दलहनी कुल के पौधों के अंदर मैक्सिमम रूप से कोई जीवाणु कार्य करता है तो वह राइजोबियम ही होता है। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट से नोट कर लीजिए। अब आगे हम जिस चक्र की बात कर रहे हैं उसके लिए देखिए, सबसे पहले अब ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र और नाइट्रोजन तो हो गया। अब नेक्स्ट जो चक्र होता है वह है फास्फोरस चक्र। हम पहले फास्फोरस चक्र के बारे में चर्चा करेंगे। एक बात बता दें कि फास्फोरस जो होता है वह हमारे जैसे हड्डियों के अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट होता है, तो फॉस्फेट या फास्फोरस जो होता है वह भी हमारे हड्डियों के अंदर मुख्य अवयव के रूप में कार्य करता है। फास्फोरस हमें प्राप्त कहां से होता है, तो फास्फोरस प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत होता है, जिस प्रकार से ऊर्जा का सूर्य है वैसे फास्फोरस का मुख्य स्रोत जो होता है चट्टान होती है। और जो भी समुद्र में चट्टानें पाई जाती है, जनरल जो चट्टान होती है उसके अंदर फास्फोरस की प्रचुर मात्रा होती है। जब भी उन चट्टानों का अपक्षय होगा, जब भी चट्टानों का अपक्षय, जैसे फास्फोरस की चट्टान है तो उस फास्फेट की चट्टान के अपक्षय और अपघटन के द्वारा, अपक्षय का तात्पर्य या अपघटन का तात्पर्य टूटना, तो वह टूटता है तो उससे जो बनता है वह बनता है घुलनशील फास्फेट। ऐसा फास्फेट जो घुलनशील है अर्थात जल के अंदर घुलकर तैयार हो जाता है। और घुलनशील जो फास्फोरस होता है या घुलनशील फास्फेट जो होता है जिसको हम लिखेंगे P(O4)2-, यह फास्फेट जो है घुलनशील अवस्था में होता है। यदि मान लीजिए सिंपल फास्फोरस की बात करें तो यह जो होता है सिंपल फास्फोरस को प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मैंने पहले ही चर्चा की थी आप सभी से कि जितने भी फास्फोरस होते हैं, जितना भी नाइट्रोजन होता है, उसको पौधे जो होते हैं वह प्राप्य रूप में, यदि प्राप्त होने योग्य है तभी प्राप्त कर पाते। जैसे नाइट्रोजन को प्राप्त करना था किस रूप में कर रहे थे, नाइट्रेट के रूप में, वैसे ही फास्फोरस को प्राप्त करना है तो फास्फेट के रूप में प्राप्त करते हैं। प्लांट फास्फोरस को प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो ये फास्फेट बन गया। अब ये जो घुलनशील फास्फेट है उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, प्लांट्स ने। और प्लांट्स ने जो फास्फोरस एब्जॉर्ब किया है वह अपने फल के अंदर या पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त करके इकट्ठा कर लेते हैं। जो भोजन बनता है उसके अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उस भोजन को प्राप्त कौन करता है, एनिमल। जब एनिमल ने भोजन के रूप में पौधे से कोई भी पोषक तत्व प्राप्त किया या पौधे का फल प्राप्त किया तो उसके अंदर वो फास्फोरस आ जाएगा। पौधे से जो प्राप्त किया एनिमल ने फास्फोरस होता है वह उस एनिमल की मृत्यु के पश्चात, ये जो प्लांट के अंदर पहले से वो प्लांट की मृत्यु के पश्चात जो होता है उसके उत्सर्जन के पश्चात हम बात करें तो फॉस्फेटिक कारक जो जीवाणु होते हैं वो मृदा के अंदर उसको मुक्त कर देते हैं। एक बार आप सभी एक बार फिर से देख लीजिए कि फॉस्फेट की चट्टान है, उस फॉस्फेट की चट्टान का अपक्षय हुआ, अपक्षय होने से घुलनशील फॉस्फेट बना। घुलनशील फॉस्फेट कहां जाएगा, प्लांट के अंदर। प्लांट में उससे जो भी भोजन बना दिया उस भोजन को किसने ग्रहण किया, एनिमल ने। एनिमल की मृत्यु के पश्चात या एनिमल के उत्सर्जन के द्वारा, मृत्यु या उत्सर्जन के द्वारा वह जो मुक्त होता है उसको जीवाणु जो होते हैं फॉस्फेटिक कारक जीवाणु वह वापस कन्वर्ट कर देते हैं मृदा में फॉस्फेट के रूप में। यहाँ मृत्यु जो शब्द होता है इंगित कर रहा है प्लांट्स की या एनिमल की, दोनों के लिए हम प्रयोग करेंगे। वो दोनों की मृत्यु के पश्चात जो होता है वह फॉस्फेटिक जीवाणु के द्वारा किसमें बदल दिया जाता है, मृदा में फॉस्फेट के रूप में। तो इसको हम कहते हैं फास्फोरस चक्र। यहाँ ध्यान देने योग्य एक चीज है, ध्यान रखनी आपको, यहाँ पर लिखा है एटीपी। हमारे शरीर में जैसे भी हमने मान लीजिए कि भोजन को ग्रहण किया ग्लूकोज के रूप में, आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, रोटी खा ली, स्टार्च खा लिया, तो उसके बाद में वो लास्ट में विघटित होकर जो बनता है ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज हमारे अंदर एनर्जी का मुख्य स्रोत है। अब आपने ग्लूकोज ले लिया तो ग्लूकोज से जो एनर्जी मुक्त होती है, जो बनती है, उस ऊर्जा के अंदर रूप जो होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ पर एटीपी जो लिखा है, इस एटीपी का अर्थ होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पर जो एटीपी बना है हमारा किसी जीव में, हर प्राणी के शरीर में, हर प्लांट्स के अंदर होता है ऊर्जा के रूप में बनाने के लिए, ऊर्जा के स्रोत होता है, ऐसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होगी। अब जो एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त हुई तो हमने कहा कि जीवों के अंदर कोशिकीय ऊर्जा संबंधी जितने भी कोशिकीय ऊर्जा संबंधी क्रिया होती है वो एटीपी के रूप में उत्पन्न एक महत्वपूर्ण होती है। अब यहाँ पर लिखा है एटीपी के एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे फॉस्फेट लिखा है।
तो फास्फेट कहां से बनेगा? फास्फोरस से। तो यह भी फास्फोरस जो चक्र होता है उसका भाग होता है। जीवों में चाहे एटीपी हो तो वहां पे भी फास्फेट है। जीवों में कैल्शियम और फास्फेट होता है हड्डियों की मजबूती के अंदर, शरीर की बनावट में, तो वहां पर भी फास्फेट और फास्फोरस पाया जाता है। तो ये हमारा चक्र संपन्न हुआ। नेक्स्ट हम लेते हैं सल्फर या गंधक चक्र। इसके बारे में हम चर्चा करें तो हम देखें कि हमारे गंधक का मुख्य भंडार जो होता है वो ठोस रूप में पृथ्वी के अंदर ही होता है। पृथ्वी के अंदर गंधक का भंडार है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर बना दिया मृदा, ये बन दिया मिट्टी। अब मिट्टी के अंदर गंधक की मात्रा है, फास्फोरस है वो भी है, नाइट्रोजन है वो भी है, परंतु नाइट्रोजन और फास्फोरस और सल्फर जो होंगे वह पौधे को प्राप्त होने योग्य हो वो जरूरी नहीं है। प्राप्त तभी होंगे जब सल्फर होगा SO4 के रूप में, जब फास्फोरस होगा PO4 के रूप में, जब नाइट्रोजन होगा NO3 या माइनस के रूप में। तो यहाँ नाइट्रेट बना, फास्फेट बना, सल्फर बना, तभी वो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। ये प्राप्त होने की प्राप्य कहलाते, प्राप्य पोषक तत्व। तो हम बात करें कि हमारे अंदर पृथ्वी के अंदर सल्फर की कमी नहीं है, परंतु पौधे को प्राप्त होने योग्य बदलना, यह पौधे को प्राप्त करना है, तो पौधे उसको ऑक्सीकृत करके यहाँ पे जो प्लांट्स को प्राप्त होना है, ये लिखा है प्राप्य होने योग्य। तो प्लांट्स को किस रूप में प्राप्त होता है? SO4 इट मींस सल्फेट, SO2 या H2S, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। आप सभी इस गैस से परिचित होंगे जो बहुत सी बार माहौल पैदा खराब कर देती है। घर में बैठे ने किसी ने H2S से माहौल खराब कर दिया, वही गैस होती है, आप सभी इसको जानते होंगे। बहुत से लोग उसको भी CO2 से कन्वर्ट करते हैं कि CO2 होगी। CO2 श्वसन के अंदर मुक्त होती है, कहीं और से नहीं। और H2S जो होता है वह एक प्रकार से आप जानते हैं इसकी स्मेल। तो तथापि पौधों को बात करें तो पौधे जो है ऑक्सीकृत SO2 H2S के रूप में प्राप्त होता है। सल्फर अनेक प्रकार के हमारे शरीर में अनेक प्रकार के प्रोटीन्स बनाने, प्रोटीन के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन होता है? नाइट्रोजन। परंतु कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिसमें सल्फर की मात्रा होती है, और कुछ कोएंजाइम होते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, उस खाने को पचाने के लिए हमें एंजाइम की आवश्यकता होता है। तो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोएंजाइम के अंदर एक ग्रुप बना हुआ है, उस कोएंजाइम की क्रियाओं को करने के लिए भी हमें सल्फर की आवश्यकता होती है। विटामिन जो होते हैं उनके अंदर भी इसकी आवश्यकता होती है। अब इसके बारे में थोड़ी और चर्चा करें। हमारे शरीर में जैसे मान लीजिए हमारे शरीर में कार्बनिक सल्फर युक्त यौगिक है। जब प्लांट से हमारे शरीर के अंदर सल्फर गया, हमारे शरीर में जो कार्बनिक सल्फर युक्त यौगिक होता है वह डिसल्फो विब्रो या एरोबैक्टर जो अनऑक्सीकृत जीवाणु होते हैं और कुछ जीवाणु से जो ऑक्सीकृत होते हैं जैसे थायोबैसिलस, इन जीवाणुओं के द्वारा वह हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थ या हमारी मृत्यु के पश्चात जो अपघटन होता है जीवाणु के द्वारा, उस अपघटन से जो होता है वो H2S गैस बनती है। अब यह मुक्त जो H2S होता है वह जीवाणु के द्वारा वापस अपघटन होगा और सल्फर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो सल्फर है, तो ये साइकिल की बात कर रहे हैं, तो साइकिल कैसे चलेगा देखना आप। ये सल्फर है, इस सल्फर को जो होता है वापस SO4 के रूप में प्राप्य रूप में बदला जाता है। अभी SO4 बन गया, तो इस SO4 को वापस कौन लेगा? प्लांट, जितने भी पौधे पे वो ग्रहण करेंगे, और प्लांट्स को वापस ग्रहण करने का जो कार्य होता है वो हमारा मानव करेगा या कोई भी प्राणी करेगा। तो प्राणी के शरीर में चला गया, फिर वहीं से वापस ये चक्र जो होता है वो चलता रहता है। एक यहाँ पर हम साइड में दूसरा भी लिखा हुआ जो आप सभी जानते हैं ना, यहाँ पे लिखा मृदा, तो मृदा के अंदर लगा हुआ प्लांट्स। तो प्लांट्स ने यदि मान लो सल्फर डाइऑक्साइड मुक्त किया ऐसा मान लीजिए, तो यहाँ जंतु से अंदर जो मुक्त होता है तो वह अम्ल वर्षा के रूप में समझ जाए कि वायुमंडल के अंदर जो SO2 होती है, वायुमंडल के अंदर SO2 और NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, यह तो जो गैसें होती है वायुमंडल के अंदर जब मुक्त होती है तो हमारे बादल जो होते हैं जिसका सूत्र होता है H2O जल वाष्प के रूप में, तो वह SO2 से भी H2 क्रिया करेगा या NO2 से क्रिया करेगा, तो इससे बनता है वो बनता है HNO3 जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल। और यदि मान लो SO2 से H2 की क्रिया होगी तो उससे बनता है H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। हम सल्फर चक्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो SO2 मुक्त हुआ उसने जल से क्रिया की और वर्षा की बूंदों के साथ बादल के साथ में पृथ्वी धरातल पर पहुंच गए, जिसको हम कहते हैं अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा के रूप में भी मृदा के अंदर जो होता है सल्फर प्राप्त होता है, जो प्लांट्स वापस एब्जॉर्ब करके उसको SO2 के रूप में कन्वर्ट करके ये चक्र चलाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे लोह सल्फाइड होता है FeS2, लोह सल्फाइड H2 में कन्वर्ट होता है, वहां से सल्फर बनता है, सल्फर से अकार्बनिक सल्फाइड बनता है, और यह जो चक्र होता है वो अनुत्क्रमणीय की जगह पे उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय का तात्पर्य हो गया कि यह मान लीजिए लोह सल्फाइड से H2S बना तो H2S से वापस लोह सल्फाइड भी बन सकता है, H2S से सल्फर बना तो वापस उससे भी सल्फर बन सकता है, ये हमने देखा ही पहले अभी H2S से सल्फर का बनना। तो यह जो होता है वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में चलता है।
इस प्रकार से हमने दोनों चक्र जो होते यहाँ पर स्पष्ट कर दिए। इससे पहले मैं आपको पढ़ाया था कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, उसके बाद में नाइट्रोजन चक्र, सल्फर चक्र और फास्फोरस चक्र। यह हमारी परीक्षा की दृष्टि से चारों चक्र महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि प्रश्न कैसा बनेगा। सबसे पहला प्रश्न है कि दाल कुल की पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु होता है? राइजोबियम। इसका आंसर है राइजोबियम। और नाइट्रोजन को पौधे किस रूप में प्राप्त करते हैं? अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या सिर्फ नाइट्रोजन? तो हम इसके लिए आंसर जो बीज अपने आंसर जाएगा वो होगा नाइट्रेट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं चीजें जो हमें इस चक्र के संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिसे हमें ध्यान रखना है। मैं आपको प्रेरणा के रूप में एक शायरी सुनाता हूं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती, मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पना के सहारे। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो बैठे हैं दरिया के किनारे। प्यासे तो वो भी रह जाते हैं जो बैठे हैं दरिया के किनारे। मंजिलें तो उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख होने से क्या उड़ान तो हौसलों में होती है। आप अपने हौसलों को बुलंद कीजिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे और आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। धन्यवाद।